जय श्री राम, गुड इवनिंग, नमस्कार। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है किसी को भी तो एक बार ज़रा यस कमेंट में टाइप कीजिएगा। जय श्री राम योगेंद्र जी। आवाज़ क्लियर है मेरी? जी, तो आज हम अपना वास्तु का ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो हमने टेन्योर डिसाइड किया है या टाइम डिसाइड किया है, वो हम इसको एवरी सैटरडे रात को 9:02 पे स्टार्ट करेंगे। और जितना भी बेसिक है या रेजिडेंशियल वास्तु जितना भी है उसको एक-एक करके स्टडी करेंगे। पहले थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल भी करेंगे और पूर्ण रूप से कोशिश ये होगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इन वीडियोज़ को अ, लाइव के बाद या लाइव में, उनको पूर्ण रूप से रेजिडेंशियल वास्तु तो कवर हो ही जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ, जन कल्याण के उद्देश्य के साथ हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और सैटरडे कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसमें जॉइन कर पाएँ। तो बस मैं आपसे एक बार ये ज़रूर पूछना चाहूँगा गुप्ता जी से और वर्मा जी से कि मेरी आवाज़ अगर क्लियर है, तो आप एक बार टाइप कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस। और अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो भी बता दीजिए। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वास्तु क्यों किया जाए या वास्तु क्यों करना चाहिए या फिर वास्तु करने से क्या होगा? क्या इसको माना जाए, ना माना जाए? क्या सिर्फ़ ये मान लेने से वास्तु काम करता है या फिर ये कोई माने या ना माने तब भी वास्तु काम करता है? तो इसमें 2-3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ज्योग्राफिकल अगर एंगल से आप इसको देखते हैं, तो आप देखिए अगर हम इंडिया को ही लें, तो इंडिया के स्टेट वाइज़ भारत के हर राज्य के हिसाब से, हर जगह के जो लोग हैं, हर राज्य के जितने भी लोग हैं, उनकी शारीरिक बनावट, उनका खान-पान, उनका रहन-सहन, उनका बोलने का तरीका, उनका पहनने का तरीका, उनका रिएक्ट करने का तरीका, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, हर उस एरिया के हिसाब से बना हुआ है जैसा वहाँ पर भौगोलिक एनवायरनमेंट है। जैसे अगर आप पहाड़ पे रहने वाले को लोगों को देखेंगे तो जनरली आप उनका कलर फेयर पाएँगे, जहाँ भी ठंड होती है वहाँ फेयर कलर हो जाता है, गोरी चमड़ी हो जाती है। इसके साथ-साथ अगर जब आप ऊँचाई पे रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, तो वहाँ पर आप पाएँगे कि उनकी जो हाइट है, वो कम हो जाती है। वहीं पर जब आप किसी ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहाँ पर आप कुछ हद तक पाएँगे कि जो उनका कलर है, वो थोड़ा डार्क हो जाता है। और ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं, ये पूरी पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो उसपे इसी प्रकार से है। तो ये तो सिर्फ़ एक शारीरिक बनावट है। जैसे यूरोपियन देशों को आप देखेंगे या पश्चिमी देशों को आप देखेंगे तो वहाँ पर और जो ईस्ट में आ गए जैसे, तो वहाँ के अगर आप रंग रूप का विचार करेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये तो हुआ कि शारीरिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। वैचारिक या बौद्धिक स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जब आप देखेंगे कि जो अध्यात्म है, यानी कि जितना फिलॉसफिकल एंगल है, जितना आध्यात्मिक एंगल है, स्पिरिचुअल एंगल है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो ईस्ट में, यानी कि अगर आप उसको पाएँगे तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं अध्यात्म पे काम हुआ है, तो वो भारत में और चीन में हुआ है। चीन की सभ्यता भी बहुत पुरानी मानी जाती है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पे बात हुई है। लेकिन जैसे ही आप पश्चिम में जाते हैं तो वहाँ पर भौतिक भौतिक चीज़ों की बात ज़्यादा होती है, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाए या आज में कैसे जीना है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में आप देखेंगे कि हम किसमें बिलीव करते हैं, हम रीबर्थ में बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि जो इस जन्म में आपके साथ घटित हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपका पिछला किया हुआ कर्म है, यानी कि प्रारब्ध की बात करते हैं।
तो हम उस एंगल तक बात करते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों में पहुँचेंगे तो वो सिर्फ़ आज की बात कर रहे हैं कि जो आज मिल जाए वो ठीक है, अगला-पिछला कोई सोचना ही नहीं है। और वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को दी जा रही है? वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ़ को कंफर्टेबल बना लें, कैसे आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा ले आएँ, कैसे आप अच्छे से खा लें, कैसे आप अच्छे से रह लें। लेकिन अगर वहीं पर आप इंडिया की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर बात किस चीज़ की होती है? वहाँ पर बात ये होती है कि कैसे आप अंततः जो आपका जन्म हुआ है, जो आपको मानव जीवन मिला है, वो किस प्रकार से आप उसमें अच्छे कर्म करते हुए या साधनाएँ करते हुए या प्रभु के पास कैसे आप पहुँच पाएँ, इस जन्म-जन्मांतर की चीज़ों से कैसे आपको मुक्ति मिले। तो ये ऐसा घटित क्यों हो रहा है कि एक जगह अध्यात्म घटित हो रहा है, सेम दूसरी जगह उसके अपोजिट में जाके वेस्ट में जाके वहाँ पर घटित क्या हो रहा है? वहाँ पर घटित हो रहा है भौतिकता। तो एक तरफ आध्यात्मिकता की बात हो रही है, एक तरफ भौतिकता की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से हमें ये संकेत मिलते हैं कि कहीं न कहीं इन चीज़ों में जो वहाँ की जलवायु है, जो उस क्षेत्र की एनर्जी है, जो उस एरिया की एनर्जी है, उसका प्रभाव कहीं न कहीं हर किसी पर पड़ता है। उसको चाहे आप गाँव में देखें, चाहे आप उसको राज्य में देखें, चाहे आप उसको कंट्री में देखें, देश में देखें, चाहे उसको आप पूरी पृथ्वी पर देखें, तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों में समानता मिलेगी या आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एनर्जीज़ काम कर रही हैं, ठीक है? अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं, तो इंडिया में भी आप पाएँगे कि कुछ राज्य बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हुए, कुछ राज्य देर से डेवलप हुए। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें सबसे कम भीड़ होती है। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो मतलब जब हम छोटे स्केल पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं, कुछ दुकानों में पाएँगे कि बहुत कम चलती हैं। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा खुशी है, कुछ घरों में बहुत ज़्यादा दुःख है। किसी में पैसा होने के बावजूद भी दुःख है, किसी में पैसा ना होने के बावजूद भी खुशी है। इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं भी नहीं, मैं तो बोलूँगा कि पूर्ण रूप से वहाँ का जो वहाँ की एनर्जी है, उस वहाँ पर जिस प्रकार की भी एनर्जी है, वो आपको कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है और उसी प्रकार से आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर पा रहे हैं। जैसे आप किसी के घर में जाएँगे, तो कई बार किसी के घर में जाने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ आप बड़े सहज महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपका उस घर से निकलने का मन नहीं करेगा। आप वहाँ पर एन्जॉय कर पा रहे हैं, वहाँ पर हँसी-मज़ाक कर पा रहे हैं, वहाँ पे अपने आप से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ कहीं जगह आप पाएँगे कि किसी के घर में घुसते ही आपका मन करेगा कि 5 मिनट में यहाँ से निकल जाओ, किसी तरीके से यहाँ से भाग लो, किसी तरीके से यहाँ से निकल चलते हैं। तो एक वो बर्डन आपको महसूस होने लगता है क्योंकि वहाँ की जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं नकारात्मक है और आपके ऑरा को वो पुश कर रही है कि आप वहाँ से बाहर निकलें। इसी प्रकार से आप मंदिरों में विज़िट करते हैं, तो हम मंदिर में क्यों जाते हैं? एक तो आध्यात्मिक पहलू है कि हम मंदिर में चले गए, हमने पूजा करनी है, प्रभु का नाम लेना है। लेकिन अगर उसको हम ऊर्जा के क्षेत्र में देखें, तो कि हर मंदिर में जाने के बाद आप अपने आप को सहज क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि जो वहाँ की एनर्जी है, वो आपके ऑरा को क्लीन करने का काम करती है। यानी कि हम चाहें जिस भी एंगल से देखना चाहें, हर जगह की अपनी एक एनर्जी काम करती है। और उसी एनर्जी को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, डिकोड किया और उसी हिसाब से भवन निर्माण के लिए, नगर निर्माण के लिए, यहाँ तक कि पूरे राज्य की व्यवस्था तक को या किसी मन मतलब एक छोटे से घर से लेकर, एक कार्यालय से लेकर और गाँव नगर तक बसाने की पूरी एक टेक्निक डेवलप की, कि किस प्रकार से हम अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करें, किस प्रकार से हमारे जीवन में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी आ जाए, खुशियाँ आ जाएँ। चाहे वो आध्यात्मिक लेवल पे हो, चाहे वो संतान को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो शरीर को लेकर हो, यानी कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, यानी कि जिस भी प्रकार की आप बात करेंगे, उस प्रकार से हमें अपने जीवन को पूर्णतः जीने का अवसर मिले। पूर्णतः व्यक्ति वही जी पाता है जिसके जीवन में हर प्रकार की चीज़ें उसको मिल जाती हैं। हम ज्योतिष में जब ज्योतिष करते हैं, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अष्टलक्ष्मी राजयोग की। जो लोग आप ज्योतिष जानते होंगे उन्होंने सुना होगा अष्टलक्ष्मी राजयोग यानी कि 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति किस व्यक्ति को होती है? वो उस व्यक्ति को होती है जिसका राहु 6th हाउस में और गुरु केंद्र में हो। उसका मतलब ये है कि आपको हर प्रकार की चीज़ जीवन में मिल जाएगी। चाहे आप मान-सम्मान की बात करें, चाहे आप संतान की बात करें, चाहे आप शिक्षा की बात करें, चाहे आप गाड़ी की बात करें, चाहे आप मकान की बात करें, चाहे आप अच्छे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे आप पैसे की बात करें, यानी कि जब आपको हर प्रकार की संपत्ति मिल जाती है, उसको हम अष्टलक्ष्मी राजयोग कहते हैं। वो नेटल चार्ट में व्यक्ति लेके पैदा हो रहा है, लेकिन
वास्तु में हम क्या कह रहे हैं? वास्तु में हम कह रहे हैं कि जिस एनर्जी में, जिस भवन में आप रहेंगे, उस प्रकार की चीज़ों का अनुभव आपको आपके जीवन में होगा। अगर आप किसी एनर्जी आपके भवन की, आपके मकान की, आपके फ्लैट की अगर कोई एनर्जी डिस्टर्ब है, तो वो आपके व्यक्तित्व में दिखेगी। उस प्रकार की एनर्जी आप महसूस कर पाएँगे अपने जीवन में। क्लियर है? तो आप वास्तु माने या ना माने, कोई इस बात को माने कि वास्तु काम करता है या कोई इस बात को ना माने कि वास्तु नहीं काम करता है। वास्तु अपना पूर्ण रूप से आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है। वास्तु का मतलब सिर्फ़ वास्तु या सिर्फ़ सनातन कहने देना नहीं है। वास्तु का मतलब है उस भवन की, उस मकान की, उस फ्लैट की, उस कार्यालय की, उस ऑफ़िस की, उस फैक्ट्री की जो एनर्जीज़ हैं वो उसमें रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती ही करती हैं। या तो वो पॉज़िटिव वे में करेंगी या वो उसको नेगेटिव वे में करेंगी। पॉज़िटिव वे में करेंगी तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेगेटिव वे में करेंगी तो दरिद्रता आएगी। हर प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करना हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से अपने भवन की एनर्जी को हमने बैलेंस करना है, किस प्रकार से हमें उनको सुधारना है ताकि हम अपने जीवन को पूर्णतः जी पाएँ। तो वास्तु में जब हम आगे चर्चा करेंगे या हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसको मैं एक बार संक्षेप में आपको बता देता हूँ। जो पूरा वास्तु है, उसमें 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा महत्व है, 2 चीज़ों का। पहला पंच तत्व यानी कि 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व पूरे वास्तु में इन 5 तत्वों को अगर आपने समझ लिया, तो आप इन 5 तत्वों को जैसे ही समझते हैं, जैसे ही इनके साथ आप अलाइन्ड होते हैं, जैसे ही आपके भवन की एनर्जी या आपके भवन में ये पाँचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं, आपको जीवन में हर प्रकार की सुख-सुविधाएँ, खुशियाँ या अपने आप से जुड़ने का मौका मिल जाता है, नंबर 1। इसके बाद जो हम बात करेंगे, वो करेंगे हम 16 दिशाओं की। 16 दिशाएँ कहें या 16 एनर्जी फील्ड 16 क्षेत्रीय जो ऊर्जा है, यानी कि आपके भवन में 16 प्रकार की जो ऊर्जाएँ हैं, उनके साथ हम किस प्रकार से समावेश कर पाएँगे, किस प्रकार से हम उनको यूटिलाइज़ कर पाएँगे, किस प्रकार से हम उनके हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे, वो सीखेंगे, नंबर 2। नंबर 3 पर अगर हम बात करेंगे, तो वो बात करेंगे कि आपके घर में जो एंट्रेंसेस हैं, जो आपको मुख्य द्वार आपके भवन के मिले हैं, उनके प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार के आने वाले हैं। नंबर 4 पे जिन चीज़ों का हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपके घर में वस्तुएँ हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, कंप्यूटर है, स्टडी टेबल है, बेडरूम पड़ा है, वॉशिंग मशीन पड़ी है, फ्रिज पड़ा हुआ है, गैस बर्नर है, जितने भी प्रकार की चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या जो किसी व्यक्ति के भवन में रखी जाती हैं या पाई जाती हैं, उन चीज़ों को किस प्रकार से किस ज़ोन में रखें और उनका प्रभाव आपके ऊपर क्या आता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम आगे चल के कुछ और डिस्कस करेंगे, वो हम कुछ हद तक देवता एनर्जी फ़ील्ड को भी हल्का-सा टच करेंगे। उसके साथ-साथ कि हमारे घर में जो मर्म स्थान होते हैं, जो नाज़ुक पॉइंट होते हैं हमारे घर में, उनको किस प्रकार से देखा जाता है, हम उनकी भी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो ये सारा हमारा रहने वाला है और ये कोर्स लगभग-लगभग मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने चलेगा। हर वीक में 1 क्लास होगी, एवरी सैटरडे रात को 9 बजे हम क्लास करेंगे और 1 घंटे की क्लास होगी। जो लाइव में नहीं जुड़ पाएँगे, उनको वीडियो मिल ही जाएगी और जो लाइव में जुड़े रहेंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी चैट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ तक अगर आप लोगों को बात क्लियर है, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं और अगर कुछ डाउट है यहाँ तक, तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डालिए, 2 मिनट हम उस पे चर्चा करते हैं, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी तक सब क्लियर ही लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर है चीज़ें। ठीक है जी, तो आगे चर्चा करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में, तो हम थोड़ा-थोड़ा सभी फ़ील्ड को टच करेंगे,
फिर उसके बाद कल मतलब नेक्स्ट वीक से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे जब हम अभी तक वास्तु में क्या है जनरली आप देखते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी कि 4 दिशाओं को हम देखते हैं। लेकिन जब उसको और डिटेलिंग करते हैं तो 8 दिशाओं में चले जाते हैं। जब 4 दिशाओं की बात हो रही है तो टोटल जो आपका प्रीमाइस है, जो आपका भवन है, जो आपका फ्लैट है या जिस भी मकान में आप रहते हैं, तो उसको 360 डिग्री जब उसको टोटल चारों तरफ से हम देख लेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। जब आप उसको 4 दिशाओं में डिवाइड करते हैं तो हर डायरेक्शन को 90 डिग्री मिल जाता है। योगेंद्र वर्मा जी वो ही है और उससे ज़्यादा एडवांस होने वाला है। क्योंकि उसमें मर्म स्थान और देवता फ़ील्ड को हम नहीं डिस्कस करने वाले थे। इसमें देवता को हम डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हद तक हम उसमें उसको टच करेंगे और मर्म स्थान डेफ़िनेटली हम उसमें देखेंगे कि मर्म स्थान कैसे देखे जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके डिस्टर्ब होने से या ठीक होने से क्या चीज़ें आपको जीवन में आपके जीवन में किस प्रकार का फल आपको मिलता है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो जब हम टोटल प्रीमाइस की बात करते हैं, टोटल परिधि की बात करते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है। जब हम 4 दिशाओं में उसको डिवाइड करते हैं 4 से 360 को तो 90 डिग्री की हर दिशा हो जाती है। यानी कि 90 डिग्री की हर डायरेक्शन हो जाती है। फिर जब हम उसको 8 में करते हैं तो 45 डिग्री की हो जाती है यानी कि उसका भी आधा कर दिया जाता है। लेकिन जब हम वास्तु में बात करते हैं तो वास्तु सिर्फ़ 4 या 8 दिशाओं पे काम नहीं करता है, वास्तु 16 दिशाओं पर काम करता है। तो हम 360 को 16 से डिवाइड करते हैं। तो 22.5 डिग्री की हर दिशा आपको मिल जाती है। अब इसमें होता क्या है कि हर दिशा का अपना एक विशेष गुण-धर्म होता है। हर दिशा अपने अपने आप के कुछ रिज़ल्ट आपको डिलीवर करती है, कि अगर मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ आपको कुछ रिज़ल्ट डिलीवर करेगी। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, तो उसके कुछ अपने रिज़ल्ट होंगे। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी एक दिशा पाई जाती है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो उसका भी कुछ अपना रिज़ल्ट होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब आगे चलेंगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की इसी प्रकार से ईस्ट आएगा, फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट आएगा, साउथ आएगा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आएगा, वेस्ट आएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल 16 डायरेक्शंस कवर हो जाती है कंटिन्यूटी में। तो हर दिशा का अपना एक विशेष गुण-धर्म होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इसको सिर्फ़ शॉर्ट में हम टच कर रहे हैं चूँकि, तो उसकी हम सिर्फ़ चर्चा करने वाले हैं। जैसे नॉर्थ की हम जब बात करते हैं, तो नॉर्थ जो दिशा होती है वो आपके जीवन में अपॉर्च्युनिटी को बताती है। यानी कि आपके जीवन में जो आने वाले अवसर हैं, जो आपके जीवन में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको जीवन में मिलती है, वो नॉर्थ दिशा गवर्न करती है। अगर आपके घर में नॉर्थ दिशा डिस्टर्ब हो जाती है, नॉर्थ दिशा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी हम प्रॉब्लम की बात करेंगे किसी दिशा में तो 2-3 प्रकार से आती है। किस प्रकार से आती है? नंबर 1 या तो उस दिशा में टॉयलेट आ जाए और जब हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, तो हम टॉयलेट सीट की बात कर रहे हैं। हम पूरे टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाथरूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ टॉयलेट सीट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी दिशा को बोलेंगे कि उसमें डिस्टर्बेंस है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं उस दिशा के बारे में कि वहाँ पर टॉयलेट आ गया, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि उस दिशा में कोई एंटी कलर आ जाए। अभी हम कलर की भी चर्चा करेंगे, तो एंटी कलर आ जाएगा तो उससे भी दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी या एंटी एलिमेंट आ जाए, उससे भी दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी। टॉयलेट हुआ, एंटी कलर हुआ, एंटी एलिमेंट हुआ या वो दिशा कट जाए, यानी कि आपके भवन का वो कोना कम हो जाए या वो कोना बढ़ जाए, तो भी वो दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें से कोई-सा भी एक कारण हो सकता है उस दिशा किसी भी पर्टिकुलर दिशा को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है जी? तो जैसे अभी हम नॉर्थ की बात कर रहे थे, अगर आपके घर में नॉर्थ दिशा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, ना ही तो वहाँ पर टॉयलेट है, ना ही कोई एंटी कलर है, ना ही वो बढ़ी हुई है, ना ही वो घटी हुई है, यानी कि एवरेज है, संतुलित है, ना ही वहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट आया है। इट मीन्स आपके जीवन में आपको पूरी लाइफ जब तक आप उस भवन में हैं, आपको प्रॉपर अवसर मिलते रहेंगे। समय-समय पर जिन-जिन अपॉर्च्युनिटीज़ की आपको ज़रूरत होगी, वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी। चाहे वो आपकी नौकरी को लेके हों, चाहे वो आपके व्यवसाय को लेके हों, व्यापार को लेके हों, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो पैसे का हो
चाहे वो कहीं घूमने-फिरने का हो, चाहे वो कोई खुशी का जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे फंक्शन होते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, तो उसमें क्या है आपको खुशी का एक उमंग वाला आप आपके जीवन में आनंदित होने वाला एक अवसर आ जाता है। आपको अच्छी जॉब मिली, आपको नया मकान मिला, आपने नई गाड़ी ली, आपने कोई चीज़ और परचेज़ की है, विवाह हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, किसी भी प्रकार से एक नए अवसर का आना। तो अगर नॉर्थ में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आपको जिस समय पर जिस अपॉर्च्युनिटी का मिल जाना चाहिए था, वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर नॉर्थ दिशा में किसी प्रकार की समस्या आ जाएगी, समस्या हम डिस्कस कर चुके हैं किस प्रकार से आ सकती है, तो आपको सही समय पे सही अवसर नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आपका कार्यालय है, वहाँ पर क्लाइंट आते हैं। अब अगर आपके ऑफिस में नॉर्थ दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपके ऑफिस में जो नए कस्टमर हैं, वो नहीं आएँगे। अब वो नए कस्टमर नहीं आएँगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? फिर पैसा भी नहीं आएगा। नए क्लाइंट नहीं आए, तो पैसा भी नहीं आने वाला है फिर, क्योंकि पैसा कौन देगा? कस्टमर देगा। आप घर में रहते हैं किसी में, जिस भी घर में रहते हैं, अगर वहाँ पे नॉर्थ डिस्टर्ब है, तो हो सकता है कि आपको नौकरी का कोई अवसर ना मिले, प्रमोशन का अवसर ना मिले। एक बार नौकरी चली गई, तो दूसरी नौकरी का अवसर नहीं आ रहा है आपके पास। शादी के प्रपोज़ल्स नहीं आ रहे हैं, किसी और बिज़नेस को करने के प्रपोज़ल्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की न्यू अपॉर्च्युनिटी का ना आना इस बात को बताता है कि आपके घर में नॉर्थ में प्रॉब्लम है। और ये दिशाएँ और इनके जो सिग्निफिकेंस है, जो इनके कारक तत्व हैं, जिन चीज़ों को सिग्निफ़ाई करती हैं डायरेक्शंस, वो आपको हमेशा कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने आपको ये बोला कि मेरे जीवन में कुछ नयापन नहीं है, कुछ नया नहीं आ रहा है, मैं एक ही जॉब में फँसा हुआ हूँ, कोई नई अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही है, तो आपको इमीडिएटली एक स्टेटमेंट से ये समझ में आना चाहिए कि इनके घर में किस कोने में प्रॉब्लम है। जैसे ही अपॉर्च्युनिटी की बात हुई, जैसे भी स्टक एनर्जी फील हुई, उसी प्रकार से उसी समय आपको समझ में आना है कि इनके नॉर्थ में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैप देख के समझ में आएगी, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। किस प्रकार से मैप देखना है, किस प्रकार से बनाना है, खुद भी बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, बनवाना हमेशा बेहतर है। ठीक है जी? ये एक बात हुई। दूसरा क्या हुआ, जैसे मैंने नॉर्थ की बात कही, अब ईस्ट की बात कर लेते हैं, हम चारों मेन दिशाओं की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ईस्ट दिशा किस बात को बताती है? ईस्ट दिशा आपके सामाजिक संपर्क को बताती है। यानी कि आपका समाज में संपर्क कितना बड़ा है, कितने लोगों से आपकी जान-पहचान है, कितने लोगों से आपका मिलना-जुलना होता है या गवर्नमेंट से भी किस प्रकार के आपके लिंक हैं। तो अगर आपके ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर ईस्ट में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो आप अपने नाम को, अपनी बात को या अपने आप को लोगों तक नहीं पहुँचा पाएँगे। या यूँ कहें कि लोगों के साथ आपका तालमेल खराब हो जाएगा, जो आपका एक सामाजिक संपर्क है, वो कहीं न कहीं छूटने लगेगा। या आपका सामाजिक जो संपर्क है, कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक संपर्क बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सामाजिक संपर्क होता है। तो किसी की नॉर्थ दिशा में प्रॉब्लम थी या कोई एंटी एलिमेंट आ गया, लेकिन उसका सामाजिक संपर्क तब भी बड़ा है। लेकिन जब आप उसको आगे उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 यार दोस्त होने के बावजूद भी समय पर उनको कोई काम नहीं आता। जब उसको जिस समय पे ज़रूरत पड़ती है किसी की, तो उस समय पर किसी वो उनके काम नहीं आता। या वो जो उनका सामाजिक संपर्क है, वो गलत मित्रों का बन गया है। जैसे बच्चों के केस में हम कई बात बात करते हैं कि जो इसकी जो संगत है वो अच्छे बच्चों के साथ नहीं है। तो वो कहाँ से आ रही है? वो ईस्ट से आ रही है। क्योंकि ईस्ट आपके सामाजिक संपर्क को बता रहा है। तो ये बताएगा कि किस प्रकार का संपर्क होगा या नहीं होगा, ये भी आपको ईस्ट बताने वाला है। उसी प्रकार से जब हम साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में क्या होता है? साउथ आपको रिलैक्स कराता है। साउथ आपको फेम देता है। साउथ आपको मान-सम्मान की प्राप्ति कराता है। अब मान लीजिए कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी आती है, आपका नाम भी चारों तरफ है, लोग आपके काम भी आ जाते हैं, तो लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपको कोई क्रेडिट नहीं देता, आपका किसी काम को करने के बाद नाम नहीं होता, क्रेडिट दूसरे लोग रह जाते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं लेकिन नाम दूसरे लोगों का हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या मुझे पता ही नहीं है, कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनको समझ ही नहीं आता है या उनकी बॉडी को ये समझ ही नहीं आता है कि किस समय उनको सोना है, किस समय उठना है, बॉडी रिलैक्स ही नहीं हो पाती, रात को सोते हुए भी उनके मन में चलता रहता है, यानी कि कुल मिला के नींद की समस्या का होना या मान-सम्मान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का होना इस बात को इंगित करता है, इस बात को बताता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं साउथ में आपके कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है जी? वेस्ट में जब हम जाते हैं, जो 4th डायरेक्शन है हमारी,
तो जब हम वेस्ट की बात करते हैं, तो वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, वो आपके गेन्स को बताती है, वो आपकी इच्छा पूर्ति को बताती है, वो आपके बरकत को बताती है। यानी कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है, आपका संपर्क भी अच्छा है, आपका मान-सम्मान भी है, आप सो भी आराम से जाते हैं। लेकिन जीवन में ना जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। आपने टारगेट लिया कि मुझे 1000 करोड़ पे पहुँचना है, लेकिन ले दे के वो कहानी हर बार वो जो भी आपका टर्नओवर है, मान लें 10 करोड़, तो 10-12 करोड़ वहीं पे घूमता रहता है। या बहुत कुछ कमाने के बाद भी जब मैं एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर चेक करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट लॉस बराबर सा हो जाता है। जितनी इनकम आई थी उतने खर्चे हो गए, हिसाब-किताब बराबर हो गया। जीवन में बरकत नहीं हो रही। जीवन में उस प्रकार से चीज़ें नहीं आ रही जिस प्रकार से मैंने प्लान की थी। या जितना प्रॉफिट मुझे चाहिए था ईयर ऑन ईयर उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। या जिस प्रकार से मैं प्रभु से माँगता हूँ, जिस प्रकार से मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ, जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि चीज़ें चलें, उस प्रकार से नहीं चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके वेस्ट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये तो 4 दिशाओं की मुख्य रूप से हमने बात की। इसी प्रकार से हम थोड़ा-सा डिस्कशन आज इस बात पे भी करेंगे कि तत्व किस प्रकार से काम करते हैं। तो हमने 5 तत्वों की बात की थी। हमने बात की थी जल तत्व की, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। सबसे पहले जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आपको यही क्रम याद रखना है और इस सीक्वेंस को कभी भूलना नहीं है। क्योंकि जब हम आगे चल के तत्वों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम घर को अ, एनर्जी को बैलेंस करेंगे, जब हम घर में कोई कोना बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, टॉयलेट आ गया, एंटी कलर आ गया, जब उनकी बैलेंसिंग की बात करेंगे, जब हम भवन को उसकी यथावत स्टेट में लाने की बात करेंगे कि जो उस घर में रहने वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे, उस समय पर पंच तत्व बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैसे उनका क्रिएशन होगा, कैसे उनका डिस्ट्रक्शन होगा, कैसे वो आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, किस प्रकार से वो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे, उसमें 5 तत्वों का बड़ा महत्व होता है। सिर्फ भवन में ही नहीं, पंच तत्व हमारी बॉडी में भी हर प्रकार से कार्य करते हैं। पंच तत्वों पे आधारित है पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कही है। तो अब यहाँ पर जब हम पंच तत्वों की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जब हम जल की बात करते हैं, तो जल जो तत्व है, जल का जो नेचर होता है, वो बहना होता है, वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। आप नदियों को देखेंगे, जो नेचुरल स्रोत हैं जल का, पहाड़ों से निकली, समुद्र में जाके मिल गई। तो जो नदी चलती रहती है, जो नदी कंटिन्यूटी में बहती रहती है, वो पवित्र है। हम गंगा को पवित्र मानते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी जल कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, तो वो साफ-सुथरा रहेगा। जैसे ही जल रुकेगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी प्रकार से नदी और नाले में अंतर कहाँ हो जाता है? नदी और नाले का अंतर ही है, क्योंकि जब नदी कंटिन्यूटी में फ्लो कर रही है, तो वो उसके अंदर आप जितना भी गड़बड़ कुछ कर लो, जितना भी उसके अंदर पॉल्यूशन आप डाल दो, कितने भी उसके अंदर कचरा डाल दो, लेकिन चूँकि वो कंटिन्यूटी में बह रहा है, तो सेल्फ क्लीनिंग उस जल की होती रहती है। लेकिन वहीं पर अगर वो जल रुका, तो वो खराब हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो जल का जो खुद का नेचर है, जो सेल्फ उसका नेचर है, वो क्या है? वो कंटिन्यूटी में बहते रहना। इसीलिए जो जल को दिशा मिली, वो नॉर्थ की मिली, क्योंकि कंटिन्यूटी में आपके पास जीवन में अवसर का आते रहना, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ का आते रहना ही आपका जीवन है। हम कहते हैं जल ही जीवन है। जल ही जीवन, एक तो पी रहे हैं हम, सारी कुछ उस पे निर्भर है, सारी वनस्पति, ये तो एक पहलू है। लेकिन अगर आप वास्तु के दृष्टिकोण से देखें, तो जल कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ना आए, किसी भी प्रकार की अपॉर्च्युनिटीज़ ना आए, मान लीजिए आप 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिए, अगर अपॉर्च्युनिटी ना आए आपके जीवन में तो क्या होगा? आपका पूरा जीवन स्टक हो जाएगा। एक नौकरी में एक जैसी सारी चीज़ें, ना जीवन में कुछ नयापन होगा, ना आगे बच्चे होंगे, ना शादियाँ होंगी, मतलब पूरा जीवन एकदम स्टक हो जाएगा, पूरी लाइफ़ थम सी जाएगी। और अगर लाइफ़ थम गई तो क्या होगा? कुछ नयापन नहीं होगा, कुछ नई चीज़ें नहीं होंगी, जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे जब जल जल रुक जाएगा तो पॉल्यूटेड हो जाएगा तो उसका जल का अपना अस्तित्व कहाँ बचेगा? क्योंकि जल का खुद का जो अस्तित्व है वो बहते रहने में है, चलते रहने में है। तो जल ही जीवन है, वो कहीं न कहीं इस बात को भी बताता है कि कंटिन्यूटी में हमें चलते रहना, हमें बहते रहना, हमें समय के साथ चलते रहना। अब मान लो जैसे हम ज्योतिष में भी देखते हैं,
या नॉर्मली भी जब हम बात करते हैं, तो जीवन में हर प्रकार का समय आता है हर व्यक्ति के जीवन में। कुछ अच्छा आता है, कुछ बुरा आता है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। कई बार आपने सुना है जी ये महादशा आपकी चल रही है, तो ये जीवन आपका थोड़ा ये जो कालखंड होगा, जो ये समय होगा, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, उसके बाद फिर सही हो जाएगा। आप अपने जीवन में भी इस प्रकार से देखते हैं कि जी ये महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल ये आपके खराब हैं या जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फिर उसके बाद सही है। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि जीवन में जब-जब ऐसा ब्लॉकेज पैदा होगा, जब-जब ऐसी रुकावट आएगी, तब-तब आपका जीवन परेशान करेगा आपको, तब-तब जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो जल की दिशा कही गई है वास्तु में, वो नॉर्थ कही गई है और अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ से आएँगी? नॉर्थ से आएँगी। दूसरा, जितना भी व्यापार होता था पहले, वो सारा समुद्री रास्तों से होता था, इसलिए जल को एक अवसर के रूप में भी देखा जाता है। जिस व्यक्ति के घर में जल या जिस व्यक्ति की बॉडी में जल, किसी के भवन में जल या किसी की बॉडी में जल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि जल की दिशाएँ डिस्टर्ब हो जाएँ या आपकी बॉडी का जल डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा? आप इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाएँगे, आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगी और आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी डिस्टर्ब हो जाएँगे। यानी कि जब आपकी बॉडी में जल की कमी होगी, तो आप बीमार भी होंगे। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं ना ज़्यादा पानी पीना है, अधिक पानी पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से सही पानी पीता रहता है, उसकी बॉडी भी ठीक रहती है, यानी कि हेल्थ के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार से जब हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जो नॉर्थ से अगली डायरेक्शन है, वो जल की है और जो हेल्थ को और इम्यूनिटी को दिखाती है। तो जल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे अपॉर्च्युनिटी की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इमोशनल बैलेंस की बात हो, चाहे आपके अंदर जो विचार आते हैं, मान लीजिए आपके मन में कोई नया विचार नहीं आ रहा, तो क्या होगा? थम जाएगा मामला। जैसे ही नया कोई विचार आएगा तो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा मामला। जल ही जीवन है जो बहता रहता है। निरंतर नए विचारों का आना, आपकी हेल्थ का ठीक रहना, आपके जीवन में नई अपॉर्च्युनिटीज़ का आते रहना, सब जल का केंद्र बिंदु है। सब जल जल नियंत्रित करता है सारी चीज़ों को। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है, तो चैट बॉक्स में आप यस टाइप कीजिए। जो अभी तक हमने डिस्कस किया या जिस प्रकार से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छे से, सही से क्लियर हो रहा है, तो आप यस टाइप कीजिए। ओके, ओके, ओके जी, ठीक है। जल आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम आगे और भी इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज आज तो सिर्फ़ हम स्वभाव को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पंच तत्व थ्योरी में किस प्रकार से एलिमेंट अपना काम करते हैं, किस प्रकार से डायरेक्शंस अपना काम करती है, फिर आगे चल के हम एक-एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद दूसरी जब तत्व की हम बात करते हैं, तो वो है वायु, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको सर्वाइव करना है, तो ऑक्सीजन आपके लिए ज़रूरी है। किस दिशा में मिलेगा? ये आपको ईस्ट में मिलता है। तो जब जीवन में आप ताज़गी की बात करते हैं, आप मान के चलिए आप किसी एक रूम में हैं, ठीक है? बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, वहीं पर आप एसी ऑन कर दीजिए। एसी ऑन करके क्या होगा? जो वहाँ की हवा है, जो वहाँ की एयर है, वो सर्कुलेट होगी और ठंडी एयर आएगी उसके अंदर। तो वो जो वायु का सर्कुलेशन है, उससे आप कैसा महसूस करेंगे? आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आप ताज़गी महसूस करेंगे, आप रिफ्रेश फ़ील करेंगे अपने आप को। बहुत गर्मी में आप काम करते हुए आ रहे हैं, वहीं पे सामने आके आप एसी में बैठ गए, कूलर के सामने आ गए, पंखा चला दिया या एक हवा का झोंका आ गया, तो आप कैसा फ़ील करते हैं? आप तरोताज़ा फ़ील करते हैं। तो जो वायु का काम है, वो आपको तरोताज़ा रखने का है, वो आपको रिफ्रेश करने का काम होता है। उस रिफ्रेशमेंट के साथ-साथ जो एयर है, एयर का जो फैलाव है, वो तेज़ी के साथ होता है। इसीलिए जब एयर एलिमेंट आपके घर में बैलेंस होगा, तो 2 चीज़ें मेन रूप से आपके जीवन में घटित होंगी। पहला, जीवन में उस भवन में जो भी व्यक्ति रहते हैं, उस मकान में जो भी लोग रहते हैं, वो रिफ्रेश फ़ील करेंगे। वो कभी भी बोर, ऐसे उबाऊ-सा
और बोरियत वाला फ़ील नहीं करेंगे, हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा पाएँगे, रिफ्रेश पाएँगे, ठीक है? एक एनर्जी का प्रभाव उनके अंदर होता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा जो उनका सोशल सर्कल है, जो उनकी मित्र मंडली है, जो उनकी संगत है, वो बढ़ती रहेगी और उनका मस्तिष्क भी तरोताज़ा चूँकि है, जल पहले से बैलेंस था, जिसमें नए-नए विचार आ रहे थे, तो वो नए विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? इसके बाद हम अग्नि पर चलते हैं। तो जब हम अग्नि की बात करते हैं, तो अग्नि एक वो एनर्जी है जो सबसे प्योर फॉर्म में पाई जाती है। क्या अग्नि दूषित हो सकती है? नहीं। क्या जल दूषित हो सकता है? हो सकता है। क्या वायु दूषित हो सकती है? हो सकती है। क्या पृथ्वी दूषित हो सकती है? अर्थ दूषित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। सब जगह पॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अग्नि पॉल्यूटेड नहीं हो सकती। अग्नि का काम पॉल्यूशन को खत्म करना है, पॉल्यूटेड होना नहीं है। जैसे सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो निखर जाता है। तो अग्नि का काम क्या है? एक तो आपको जितनी भी आपके जीवन में जब अग्नि जो आपका अग्नि जब आपके घर की या आपकी जब अग्नि बैलेंस है, जब वो सही फॉर्म में है, तो वो क्या करेगी? वो आपको हर प्रकार की गंदगी से निकाल के सही कर देगी। गंदगी से निकालने का मतलब क्या है? यानी कि कभी भी आपके मान-सम्मान को ठेस नहीं पहुँचेगी। हमेशा आपका मान-सम्मान बना रहेगा। आप हमेशा अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने सोशल सर्कल में आप हमेशा अच्छी छवि लेकर चलेंगे। आप हमेशा चमकते रहेंगे। आपको आपके नाम से लोग जानेंगे, यानी कि आपको फ़ेम देगी। बात क्लियर हुई? इसके साथ-साथ जब लोग काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि कई बार हम इस बात को कहते भी हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ना बड़ी आग है, बैठता नहीं है, टिकता नहीं है, बड़ी भागम-भाग करता है। तो वो जो आगे बढ़ने की एक एनर्जी है, जो संघर्ष करने की ताकत है, जो जीवन की लड़ाई को जीतने की ताकत है, वो आपको अग्नि से मिलती है। वो आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित के साथ-साथ मैं बोलूँगा कि संघर्ष करने की आपको क्षमता देता है। विषम परिस्थितियों में भी यानी कि और सिचुएशंस में भी आपको आगे पुश करता है। ठीक है जी? तो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई, आपका चारों तरफ नाम गया, आपको प्रसिद्धि भी मिली, ये सारी चीज़ें हो गई, अग्नि तक आते-आते। अब आगे चले हम, आगे हमें पृथ्वी मिली। पृथ्वी का जो काम है, वो आपको स्थिरता देने का है, वो आपको स्टेबिलिटी देने का है, कि भई ठीक है, आप निरंतर आगे बढ़ रहे थे, आप तरोताज़ा भी थे, आप मौज-मस्ती भी कर रहे थे, आपका संपर्क भी अच्छे हो रहे थे, आपका मान-सम्मान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पृथ्वी कह रही है इन सारी चीज़ों के होने के साथ-साथ आपको जीवन में स्टेबिलिटी भी चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते तो रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्विंग्स आ जाएँ आपकी लाइफ में। कभी बढ़े, कभी रुके, कभी बढ़े, कभी रुके। तो वो जो ठहराव है, वो जो ज़मीन पर कहते हैं ना कि जब कोई बहुत आगे बढ़ रहा होता है, तो हमें हमेशा उसके लिए एक बात बोली जाती है कि पैर हमेशा ज़मीन पर रखना, हवा में मत उड़ना। तो हवा तो उड़ा रही है आपको, जो हमने आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। अग्नि मेहनत भी करवा रही है उसको अचीव करने के लिए, लेकिन पृथ्वी क्या कह रही है कि पैर ज़मीन पर रखने, स्टेबिलिटी के साथ चलना है, कोई भी कार्य सिर्फ़ हवा में नहीं करना है, इमोशंस में नहीं करना है, सिर्फ़ किसी एक चीज़ को करते ही नहीं रहना है, हमें हर चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस करके, उसकी वास्तविकता को समझते हुए, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए तभी आगे बढ़ना है ताकि हमें कोई नेगेटिव पहलू ना देखने को मिले। तो वो कहाँ से आता है? वो आपको पृथ्वी से मिलता है। यानी कि जो ठहराव, यानी कि जो ज़मीन पे आपको टिका कर रखता है, जो वास्तविकता से आपको सामना कराता है, वो पृथ्वी है। अब इतनी सारी चीज़ें के होने के बावजूद, जो अल्टीमेट आपका गेन है, जो अल्टीमेट आपकी सक्सेस है, कि मैंने पूरे जीवन में इतनी मेहनत करके, इतना अपना संगत बना के, इतना नाम करके, इतना मान-सम्मान करके, इतनी अपॉर्च्युनिटी आई, सब कुछ कर लिया आपने। लेकिन एक्चुअल में आपको मिला क्या? एक्चुअल रा एंड रिजल्ट आपको क्या मिला उस सारी जर्नी में? वो एंड रिजल्ट आपको दिखाता है स्पेस, यानी कि आकाश तत्व, पश्चिमी दिशा आपकी। यानी कि एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द लाइफ आपने पूरे जीवन में क्या अचीव किया। किसी के लिए वो भौतिकता में हो सकता है, किसी के लिए वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। दोनों ही पहलू में
वेस्ट डायरेक्शन या स्पेस एलिमेंट वो है जो आपको प्रभु से कनेक्ट करता है या आपको आपने आप से कनेक्ट करता है या अल्टीमेट जो सक्सेस आपको देता है वो कौन देता है? वेस्ट। इसीलिए हम उसको गेन की दिशा कहते हैं और इसीलिए वहाँ का जो तत्व है वो स्पेस है। अल्टीमेट सक्सेस आपको स्पेस देगा। आकाश, आकाश का फैलाव क्या है? अनंत है। यानी कि जो आप चाहो अंततः अनंत तक जाने की जो आपको ताकत देगा वो वेस्ट देगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर क्लियर हुआ है तो यस टाइप कीजिए। ओके जी, ठीक है। अभी तक आप लोगों का कोई प्रश्न है जितना हमने डिस्कस किया है तत्व को लेके या डायरेक्शन को लेके? जो अभी हमने मूलतः तो बहुत हल्का सा टच किया है, लेकिन कुछ भी आप अगर पूछना चाहें अभी तक की जर्नी में या कोई भी आपका कोई जर्नल का अगर प्रश्न भी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जी, है कोई आपका प्रश्न? आप टाइप कीजिए। ओके, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। अब हमने हल्का सा पंचतत्व को जाना, 16 डायरेक्शंस को तो नहीं जाना, लेकिन सिर्फ ये जाना कि 16 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं के बारे में हमने कुछ बात की। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एंट्री के बारे में जानते हैं कि घर में जो एंट्री होती है, जो प्रवेश द्वार होता है, उसका कितना काम होता है और उसका क्या काम होता है और कितना वो महत्वपूर्ण है वास्तु के अंदर। देखिए, आप जिस भी पहले हम इसको देश के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है कुछ देश कई बार जैसे एकदम अलग पड़ जाता है, कोई देश एकदम अलग द्वीप में जाके है, उपमहाद्वीप है, कोई भी है, जैसे वहाँ की चारों तरफ उसकी बाउंड्रीज जो है जल से घिरी हुई है। तो जब जहाँ पर जल से बाउंड्रीज घिरी हुई है तो वहाँ पर क्या होता है कि कनेक्टिविटी थोड़ी देर से होती है। आज की डेट में ठीक है, हवाई जहाज और इन सब चीज़ों से एकदम आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर आप पिछले समय में जाएँगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम इंडिया की भी बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए भारत पे वो किधर से हुए? नॉर्थ की साइड से हुए। नॉर्थ की साइड से क्यों हुए? नॉर्थ की साइड से होने का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण ये था कि वहाँ पर पृथ्वी के द्वारा यानी कि जो भूमिगत मार्ग हैं, जो सड़कें हैं या जो पहाड़ वगैरह थे, उनकी तरफ से आना आसान था कंपैरेटिवली समुद्री रास्तों से। क्योंकि उस समय पे समुद्र से आने के जो साधन थे वो बहुत कम थे। तो जब भी किसी जगह पर जाने का रास्ता किस प्रकार का है, ठीक है? देश के संदर्भ में उसी प्रकार की अपॉर्च्युनिटीज़ या उसी प्रकार के बैरियर्स या उसी प्रकार की समस्याओं का सामना उस देश को करना पड़ता है। समय-समय पर वो अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है। जैसे अभी भी अगर आप समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर आपको पोर्ट के द्वारा आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत कुछ खराब चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप एक लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं, जिसके चारों तरफ देश ही देश है, पानी नहीं है, तो उनको अलग तरीके की समस्याएँ का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने भवन की बात करते हैं, तो भवन में जाने का 1 या 2 या 3 जितने भी रास्ते होते हैं, कोई ना कोई एक रास्ता होगा। तो सबसे पहले तो जब हम उस भवन के द्वार की बात कर रहे हैं, तो हम मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर वो फ्लैट है, तो उसके अंदर जाने का एक रास्ता होगा। अगर आपका इंडिपेंडेंट पूरा मकान है, उसके अंदर एक जाने का रास्ता होगा। अगर आपका फार्म हाउस है, तो उसके अंदर जाने का एक रास्ता होगा। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि 32 प्रवेश द्वार की हम चर्चा करेंगे, 32 प्रवेश द्वार की, जो अलग-अलग एनर्जी पे काम करते हैं, अलग-अलग देवता पे काम करते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि जिस भी प्रकार का आपका रास्ता होगा आपके घर के अंदर जाने का, रास्ते का मतलब यानी कि जो आपका मुख्य प्रवेश द्वार है,
जो आपके घर के अंदर की एनर्जी को आपके बाहर की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है, वो जिस भी एनर्जी फील्ड पे आ जाएगा 32 में से 32 उसी प्रकार से कनेक्ट करेगा आपको बाहर के स्पेस को अंदर के स्पेस से, या जो बाहर के लोग हैं और जो आप अंदर में भवन में रहते हैं उन दोनों की कनेक्टिविटी का अगर कोई माध्यम है तो वो आपका प्रवेश द्वार है। अगर वो किसी अच्छे देवता पर या अच्छी एनर्जी फील्ड पर आ जाएगा तो वो आपको जीवन में खुशियां देगा, प्रोस्पेरिटी देगा, उसी प्रकार के रिजल्ट डिलीवर करेगा। लेकिन वहीं पर अगर वो किसी नेगेटिव एनर्जी पर आ गया या किसी असुर पर आ गया या किसी ऐसे देवता पर आ गया जो जो जिसकी एनर्जी नकारात्मक है, जीवन के प्रति अच्छी नहीं है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आपको वो प्रॉब्लम्स देगा। तो पूरे घर का वास्तु ठीक है और मेरा मुख्य द्वार गलत है, तो मैं पूरे घर के वास्तु के ठीक होते हुए भी पूर्ण रूप से सही रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। इवन 50% भी शायद मैं ना ले पाऊं। लेकिन मेरा मुख्य द्वार ठीक है और घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस केस में कुछ हद तक मैं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाऊँगा। यानी कि अगर मुख्य द्वार गड़बड़ हो गया तो सस्टेन होने की समस्या तक दे देगा, यानी कि आपको जीवन जीने तक की समस्या को प्रभावित कर देगा, यानी कि उस हद तक लेके जा सकता है कि जीवन को खत्म करा दे। बात क्लियर हुई आप लोगों को? इतना नकारात्मक हो सकता है। और अगर वहीं पर आपका जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, वो अगर अच्छी एनर्जी फील्ड पर है, 32 में से किसी अच्छे द्वार पर आ गया है, तो वहीं पर वो आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। उनको हम आगे चल के चर्चा भी करेंगे किस प्रकार की है। इसके साथ-साथ आज हम एक, जैसे अभी इस हमारे साथ लाइव में भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, किसी का हम वास्तु की चर्चा कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे जी मैंने तो वास्तु को माना नहीं, मैं तो मानता भी नहीं, मैंने तो जीवन भर इस वास्तु को कभी नहीं माना, मुझे तो लगता भी नहीं ये काम करता है और ऐसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। उनके घर में प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? माइंड से जुड़ी हुई खासकर। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली उनको, उन्होंने बोला कि आप मानते हो नहीं मानते हो उसको छोड़ो, आप मेरी बात भी मत मानो, आप ये देखो कि जो सेम तरह के आपके फ्लैट बने हुए हैं आपकी सोसाइटी में, आपके टावर में, उसमें बाकी लोगों की किस प्रकार की समस्याएँ हैं, बाकी लोगों के वहाँ पर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने उनको ये गाइड किया कि जो लोग आपको लगता है कि ये हर प्रकार की प्रोस्पेरिटी इनके जीवन में है या ये खुश रहते हैं लोग, तो आप उनसे बात करो। क्या इस कोने में उनके घर में टॉयलेट है? पर्टिकुलर एक टॉयलेट की बात हो रही थी। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने पाया कि जितने भी लोग उस टावर में खुश थे, उन सबके घर में वहाँ पर टॉयलेट पहले से या तो हटा दिया गया था या घर शिफ्ट करते समय हटा दिया गया था, यानी कि आने के बाद या आने से पहले रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था वहाँ से। तो कई बार लोग ये बात करते हैं कि जी एक फ्लैट में अगर 40 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर 40 फ्लोर तक सबका सेम मैप बनेगा, एक पर्टिकुलर टाइप के फ्लैट का, और सब में सेम जगह पे बेडरूम आएँगे, सेम जगह पे किचन आएगी, सेम जगह पे मुख्य द्वार आएगा, सेम जगह पे टॉयलेट आएगा। क्या सबको सेम रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल सबको सेम प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। कुछ हद तक वेरिएशन सिर्फ समय में आगे-पीछे हो सकता है, अगर बिल्कुल भी चेंज नहीं है घर में। मतलब कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया है, सारे जितने भी घर की चीज़ें हैं वो भी एज़ इट इज़ रखी हुई हैं जैसे बाकी लोगों के घर में है। अब इतना आइडेंटिकल तो मिल नहीं पाता है, तो इसलिए कुछ-कुछ आपको वेरिएशंस भी मिल जाते हैं। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स होंगी या जो कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, वो आपको सेम तरह के फ्लैट में आपको एक जगह आइडेंटिकल देखने को मिल जाएँगी, अनटिल अनलेस किसी ने उनका ट्रीटमेंट ना कर लिया हो। ठीक है जी? तो वास्तु 100% काम करेगा, सिर्फ आपको इसको समझने की आवश्यकता है और उसके हिसाब से जिस एनर्जी फील्ड का जो कार्य है, उसके हिसाब से हमें वहाँ पर एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपने घर में अपना मुख्य द्वार हमने ठीक कर लिया, टॉयलेट्स, बेडरूम, पंचतत्व यानी कि कलर कॉम्बिनेशंस, घर की शेप जो प्लस माइनस हो जाती है, उनको अगर हमने बैलेंस कर लिया और जो आर्टिकल्स हैं, जो हम जीवन में चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं घर में, अगर हमने उनको उसके हिसाब से मैनेज कर लिया एनर्जी फील्ड के हिसाब से,
तो इस बात की ये वास्तु गारंटी देता है कि आप जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं को ले पाएँगे। आप अपने जीवन को आनंदपूर्वक तरीके से जी पाएँगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को तो हम यहीं पे समापन करेंगे 5, 7, 10 मिनट पहले, और नेक्स्ट सैटरडे रात्रि 9 बजे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर तत्वों पर जाएँगे और एक-एक करके डिटेल में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बोर्ड पर भी इन चीज़ों को समझाऊँ। क्योंकि यहाँ पर जब डायरेक्शंस की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है या मैप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगली क्लास में उसी के साथ हम करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम, शुभ रात्रि, नमस्कार।